सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में। एक बार मैं फिर आपके सामने प्रदीप कसौदन और मैं आपके सामने टेस्ट सीरीज का क्या है महाकुंभ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और इस टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में हम फिर से एक बार आपके सामने आए हैं और आज सॉल्व करेंगे हम लोग केमिस्ट्री, यानी क्या है केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है यहाँ पर उसको लेकर चर्चा करेंगे। और बार बार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ या बता रहा हूँ इस चीज़ को कि आप जो है इस चैनल से जुड़े और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, यह क्वेश्चन 101% की आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यह पेपर में आपके पूछा जाएगा। इसलिए आप जो है इससे जुड़ करके आप सभी क्वेश्चन को, जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन दे रहे हैं हम यहाँ पर, उस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें और उससे संबंधित सारे क्वेश्चन को नोट करें, जिससे क्या हो आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना हो। पेपर आपके सामने जब 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और उसमें जब केमिस्ट्री का पेपर आपके सामने आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने सारे क्वेश्चन को क्या अध्ययन किया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं सब कुछ आपके सामने रख रहा हूँ, एकदम साफ साफ रख रहा हूँ। तो केमिस्ट्री का हमारा जो आज का जो टेस्ट सीरीज का महाकुंभ है, इसमें हमने भी फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री को हम आपको सामने प्रस्तुत किए थे और उसको बताने का प्रयास किया हमने और दिया भी आपको। और हमारा जो एक चैनल है प्रदीप क्लासेस, वहाँ पर हमने एकेडमिक क्लास दिया है। कुछ जो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं यहाँ पर या फिर कहीं नहीं मिल पा रही हैं, तो आप जाएंगे वहाँ सर्च कीजिएगा, आप वहाँ पर लिस्ट में जाएंगे, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। तो आइए देर ना करते हुए आज हम केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट को लेकर के आपसे बात करते हैं और सेकेंड पार्ट को लेकर के आपके सामने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, हेलोल्केन या हेलोरीन से लेकर के जैव अणु तक की बात जो होगी उसको हम क्या है आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे और संबंधित जो आपके क्वेश्चन अभी तक पेपर पूछे गए हैं उसको लेकर के चर्चा करेंगे। बीच में थोड़ा गैपिंग हुआ क्योंकि थोड़ा टूर प्लान था और टूर प्लान में मैं कहीं चला गया घूमने के लिए, इसलिए जो है 4 दिन की गैपिंग हुई है। तो इसमें अब जो है हम जितने भी टेस्ट जो हमारा 4 दिन पहले टेस्ट हुआ था उसी को हम क्या है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो आइए देखिए, इस महाकुंभ में हम लोग जुड़े जो हैं उसमें आप जाकर के देखेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेपर प्रस्तुत है। आपके सामने जो पेपर आ रहा है इस प्रकार से है और आप देख सकते हैं प्रदीप क्लासेस नाम से मैं एक बार बोला हूं कि मेरा ये संस्था है और इसमें आपका जो है चल रहा है। ठीक है, देखिए, और यह जो है आपका पेपर हुआ है 22 दिसंबर को हुआ है, 22/12/2023 को यह पेपर कंप्लीट हुआ है। और हमने बताया कि सभी पेपर में जो आपका स्थिति होगी एक समान होगी। 3 घंटे का पेपर होगा, 70 का पूर्णांक होगा और इसमें आपके 6 न्यूमेरिकल होंगे और इस प्रकार से 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर रहेंगे और वहां से आपके 5 नंबर, 3 नंबर जो है 4 नंबर और फिर क्या 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इस चैनल के माध्यम से और इसको जो है संस्था के माध्यम से। आइए तो थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं और बात कर लेते हैं संस्था के माध्यम से आपके क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होंगे। तो हम विकल्प की तरफ चलें तो पहले विकल्प में जो क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं उनको लेकर के हम बात कर रहे हैं। पिछले कई सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और आते जा रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत होते जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो बताइएगा। ठीक है, और वैसे भी आपको जूम पूरी तरह से सारे क्वेश्चन को जूम कर दिया गया है, तो आप इससे जुड़ करके आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एकदम टोटल आपके सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाने हैं वो सभी आपके सामने प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न में जो 6 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, 1 नंबर के सभी रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों में कोई पाचन तंत्र में नहीं पचता है, वह कार्बोहाइड्रेट, ये तो कहेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन, नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्बोहाइड्रेट में जाइए, जैव अणु में जाइए, वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और यह क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो पूछा गया है वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। नंबर 1 स्टार्च, नंबर 2 सेलुलोज, नंबर 3 ग्लाइकोजन, नंबर 4 क्या है, ग्लूकोज। तो इसमें से बताइए जरा, इसमें कौन नहीं पचता, तो इसमें कौन नहीं पचेगा जरा बताइएगा। इसमें जो है सेलुलोज नहीं पचता है, जो है सेलुलोज जो है हमारे शरीर में इसका पाचन नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ ये जो आपका सेलुलोज है इसका पाचन नहीं होगा। आपको बता दूं जितने भी प्राणी हैं, जो पशु पंछी होते हैं, ये सेलुलोज को पचा जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में सेलुलोज नहीं पचता है और उसका कारण है कि हम जो है उबला भोजन करते हैं। हमारी जो है बड़ी आंत का जो
लास्ट पॉइंट आप देखेंगे तो उसे हम कहते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं। एक अवशेषी अंग है जहां से जो है सेलुलोज पचाने के लिए एंजाइम निकलते थे, लेकिन हम लोग उबला भोजन करते हैं इसलिए वो पूरी तरह निष्क्रिय है, इसलिए सेलुलोज पचता नहीं है। दूसरी बात यह है, आप जानते हैं टमाटर के बीज को खाएंगे, ठीक है, बैगन के बीज को खाते हैं तो यही सेलुलोज उसके ऊपर कवर होता है। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे पीपल का बीज है, बरगद के जो बीज होते हैं, उन सब जो होते हैं जब कोई पंछी खाता है तो उसके बीट निकलती है, उस बीट में जो है उसकी बॉडी क्या करती है, सेलुलोज को पचा जाती है, लेकिन उसमें जो उपस्थित जो बीज होते हैं वो सेलुलोज की कवर से बाहर आ जाते हैं, जैसे जमीन पे गिरते हैं तुरंत वो क्या होते हैं, जम जाते हैं वो पौधे, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली अगर उस पौधे को यहाँ पे लगाना प्रारंभ करें या उस बीज को लगाना प्रारंभ कर दे तो नहीं जमेगा, क्योंकि उसके ऊपर सेलुलोज की क्या कवर होती है। इसी प्रकार टमाटर है, इसी प्रकार बैगन है, उसके भी बीज पर सेलुलोज की कवर होती है जो हमारी बॉडी पचा नहीं पाती है, और लास्ट में जाकर वही स्टोन का क्या करती है, कार्ड बनती है। स्टोन यानी जो है हमारी बॉडी में जो बनता है वो वहां पर इसका कार्ड बनती है। सेलुलोज क्या है, हमारी बॉडी पचा नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसका 2 सही है। तो आप यहां पर जाकर के इसके 2 को क्लिक कर सकते हैं, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट जो हमारी पाचन तंत्र जो है नहीं पचा पाता है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन फेलिंग विलयन का ऑप्शन नहीं कर पाता है। तो फेलिंग विलयन का ऑप्शन कौन नहीं कर पाता, फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल कर लेता है, एस्टिक अम्ल, फॉर्मल्डिहाइड और स्टेल्डिहाइड। एक मैं बता दे रहा हूं, जो ओइक एसिड होती है यानी सिंगल बॉन्ड COOH, ये क्या है, ओइक एसिड से कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड CHO से क्या कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहते हैं। एल्डिहाइड समूह और क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह, ये दोनों जो होते हैं ये फेलिंग विलयन का ऑप्शन कर देते हैं, ठीक है, फेलिंग विलयन का ऑप्शन कर लेंगे। परंतु जो एस्टिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल में देखा जाए तो ओइक अम्ल में केवल फार्मिक अम्ल, याद रखिएगा, ओइक अम्ल में कौन, केवल फार्मिक अम्ल, ओइक अम्ल में केवल जो फार्मिक अम्ल होगा यही केवल इसका क्या करता है, ऑप्शन करता है। बकिया जो आपका एस्टिक अम्ल है ऑप्शन नहीं कर पाता। एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH होता है, जो कि क्या एस्टिक अम्ल है, और एस्टिक अम्ल जो होता है ये जो है फेलिंग विलयन का ऑप्शन नहीं कर सकता है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 सही होगा, ठीक है, 2 आपका सही होगा। इसको आप क्या करें, नोट कर ले, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं गा कि फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। बहुत सा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया कि फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो बता दूं मैं, नाइट्रिक अम्ल से प्राप्त, फिनाल को नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बताइए, पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 भी इसका सही होगा, पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, पिक्रिक अम्ल जो है इसमें प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका गा का सही होगा, तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। आगे चलें, प्रशीतक को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, यानी जो हम बोलते हैं सामान्य भाषा में फ्रिज का बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फ्रिज को लेकर के बात करते हैं। फ्रिज जो है इसको रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, इसे प्रशीतक कहते हैं। तो प्रशीतक जो होता है, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक कौन है, आप लोगों को पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुने होंगे। क्या सुने होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुने होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया गया, यहाँ पर दिया गया है कार्बन जो है, यहाँ पर डाइफ्लोरोमेथेन दिया गया, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोमेथेन दिया गया, यहाँ पर क्या डाइफ्लोरोमेथेन दिया, यहाँ पर क्या है, ट्राइफ्लोरोकार्बन दिया गया। क्या दिया है, ट्राइफ्लोरोकार्बन दिया गया। तो आप लोग बताइए जरा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला वो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्या बोलते हैं, CF2 और Cl2 बोलते हैं, इसे डाइफ्लोरोमेथेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे बताइए, डाइक्लोरो और डाइफ्लोरो क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, डाइफ्लोरोमेथेन कहेंगे, या इसी को हम फ्रेयान के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेयान के नाम से जानते हैं, फ्रेयान 12 के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को कि डाइफ्लोरोमेथेन इसे बुला जाता है, जो प्रशीतक के रूप में क्या होता है, प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 इसका सही होगा। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं, दिया गया है ये क्या है, CH3Cl3, इसे मिलते हैं क्लोरोफार्म। क्या कहते हैं बताइए, क्लोरोफार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफार्म कहते हैं। याद रखिएगा ये क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण पर देता है, ऑक्सीकरण जब होगा तो क्या देगा, याद रखिएगा क्लोरोफार्म जो होता है, हम इसको अंधेरे कमरे में काले कागज से लपेट कर रंगीन बोतल में रखते हैं। कारण ये होता है कि ये प्रकाश के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करके ये फास्जिन गैस बनाता है। और फास्जिन गैस जिसे हम क्लोरल भी कहते हैं, और फास्जिन गैस को हम जो है एक जहरीली गैस माना जाता है, दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, तो फास्जिन गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। फास्जिन गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहां आपको बता दूं मैं आपको
इसीलिए इसको जो है लैब में इसको रखा जाता है। तो चूंकि अंधेरा कमरा मालिन नहीं है तो फिर कहा प्रकाश ऐसा नहीं है कि पूरा लैब कहीं भी रखेंगे तो पूरा अंधेरा ही रखेंगे आप। तो ऐसी स्थिति में वो प्रकाश से रिएक्शन ना करने पाए, उसमें एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है एथिल अल्कोहल। क्या नाम बताओ? एथिल अल्कोहल नाम है। क्या नाम है? एथिल अल्कोहल नाम है। और उस एथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं बताइए? इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति से बचाए रखने के लिए, उसे रिएक्शन ना करने पर बचाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो किसका प्रयोग करते हैं? एथिल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, जो ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में क्या होता है? प्रयोग होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण पर क्या देगा बताओ? फास्जिन गैस देगा। क्या देगा? फास्जिन गैस देगा। और फास्जिन गैस जो होती है एक जहरीली गैस होती है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? पहला सही है। तो आपका अच्छा भी समाप्त हुआ। तो आपका 5 क्वेश्चन समाप्त हुआ, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलें। आगे चलने क्रम में देखा जाए, बता दूं मैं आपको अगला क्वेश्चन जो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है भाई? इसको बता दीजिए। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक जो अम्ल होता है वो होता क्या चीज है? थोड़ा सा इसको आप याद रखिए। एस्कॉर्बिक जो अम्ल होता है एक है, ये जो है क्या है? प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है या विटामिन है? तो थोड़ा इसको बताइएगा। यहाँ अम्ल लगा है और अम्ल जो होता है विटामिन से संबंधित होता है। और विटामिन का मतलब हुआ कौन से? विटामिन सी। विटामिन क्या होगा बताइए? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 से होगा। विटामिन क्या जो होता है? एस्कॉर्बिक एसिड किससे संबंधित है? विटामिन संबंधित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा? 4 होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपके 6 जो आपके क्वेश्चन थे, जो 6 आपके ऑप्शन थे वो क्या समाप्त हो गए। 6 ऑप्शन क्या हुए? समाप्त हुए। तो इसके बाद फिर से एक बार देख लीजिए। पहला आपका ऑप्शन जो था, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया था वो क्या था? कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य में पाचन तंत्र में नहीं पचता वह क्या? सेलुलोज होगा। निम्न में किसी कौन फैलिब्लेन का ऑप्शन नहीं कर सकता? एसिटिक अम्ल हो सकता होगा। फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया कई बार। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रेयान मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डाइफ्लोरो क्या मेथेन भी कहते हैं इसे। और क्या है? ऑक्सीकरण, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण पे क्या देता है? वो फास्जिन गैस देता है, जो कि क्या होता है? एक जहरीली गैस होती है। इसको रोकने के लिए क्या उसमें एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एस्कॉर्बिक जो एसिड होती है वो किससे संबंधित है? विटामिन संबंधित है। किससे संबंधित है? विटामिन संबंधित। इस 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, रट सकते हैं इसको आप। ठीक है, आगे बढ़े। और आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बात करते हैं क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 दूना कितना होगा? 8 नंबर का होगा ये पूरा। तो यहाँ देखेंगे पहले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, देखो यहाँ 2 नंबर है, बहुत ज्यादा इसमें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लड़के क्या समझ ना पाने कारण छात्र जो होते हैं इसमें थोड़ा सा क्या है सावधानी ना बरतते हुए तमाम चीजें लिख करके लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो याद रखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, दूसरा का वो क्या है? क्लोरोफॉर्म को प्रकाश और वायु के प्रभाव से बचाने के लिए क्या सावधानी होनी चाहिए? क्या सावधानी होनी चाहिए? 2 नंबर का है तो कम से कम 2 लिखिएगा। क्या लिखेंगे? पहला लिख लीजिएगा। पहला लिख लीजिएगा। इसे क्या है? अंधेरे कमरे में क्या लिखते हैं बताओ? अंधेरे कमरे में रखते हैं। अंधेरे कमरे में रंगीन बोतल में, रंगीन क्या रखते हैं? बोतल में। ठीक है, काले कागज से लपेट कर रखा जाता है। ठीक है, पहला ये हो जाएगा। और 2 नंबर के दूसरा भी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर लीजिए, इसमें C2H5OH यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में क्या होता है? एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाएगा। और एथिल अल्कोहल और इन दोनों को लिख करके आप 2 नंबर क्या है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला समाप्त हुआ। ठीक है, आगे चले हम, क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या होता है? प्रकाश और वायु से रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है? फास्जिन गैस बनाता है। और फास्जिन गैस क्या होती है? एक जहरीली गैस होती है। क्या होती है जरा बताइएगा? फास्जिन जो गैस होगी वो क्या होगी? जहरीली गैस होगी एक। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आइए आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखे। देखिए प्रयोगशाला में फिनाल बनाने के, यहाँ प्रयोगशाला दिया गया है। फिनाल बनाने की कई विधियां हैं, फिनाल बनाने की कई विधियां हैं, लेकिन प्रयोगशाला में पूछा जा रहा है। तो प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि आपसे पूछ रहा है। तो फिनाल जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ अगर बता दूं मैं आपको कि
बहुत इसमें कई नियम हैं। पहला तो नियम आप ये भी लिख सकते हैं कि जो प्रयोगशाला पूछा गया, तो प्रयोगशाला के लिए एक निश्चित समीकरण होता है। प्रयोगशाला के लिए क्या होता है, एक निश्चित समीकरण होता है, उसको याद रखना नहीं। अगर पूछा जा जाए, प्रयोगशाला ना पूछा जाए, केवल पूछा जाए कि फिनाइल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो बहुत सारे समीकरण से मान लीजिए दे दिया जाए। आप क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए, क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं। और क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करा दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे। किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन से क्या विस्थापित कर देगा, यहाँ बनेगा OH, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो सबसे आसान विधि ये है कि हमको जो है फिनाइल प्राप्त करना, तो फिनाइल यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं पूरी तरह से। लेकिन एक चीज बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ जो पूछा गया, प्रयोगशाला पूछा गया, तो प्रयोगशाला के लिए निश्चित समीकरण होता है। तो फिर प्रयोगशाला में जो निश्चित समीकरण होता है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड होगा। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को ले रहे तो C6H5 होता है, C6H5 होता है, N2 हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, भाप में क्या करते हैं, या वाटर यानी वाटर भाप के साथ क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जो है गर्म करेंगे। जब इसे भाप में क्या प्रवाहित करेंगे, तो वहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनाइल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, फिनाइल। C2H5 हो जाएगा, OH हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, HCl निकलेगा। क्या निकलेगा बताओ, HCl निकलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप इस प्रकार से इसको जो है नोट कर सकते हैं। तो आपका बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड क्या लिखेंगे, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्या होगा, क्लोराइड होगा, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड होगा। ठीक है, तो यह बात याद रखिएगा। एज़ोनियम कब आएगा, जब बेंजीन के साथ क्या लगाओ, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये बेंजीन हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक N हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड क्या होगा, Cl हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखें तो जब कभी बेंजीन के साथ डबल नाइट्रोजन लगाओ, तो जो डबल नाइट्रोजन होता है वो क्या है, एज़ोनियम बनाता है। क्या बनाता है, एज़ोनियम बनाता है। और डाइएज़ोनियम का मतलब यहाँ पर डबल नाइट्रोजन है, तो ये डाई हो जाएगा और क्लोराइड हो जाएगा। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को जब हम भाप के साथ क्या करें, गर्म करेंगे, भाप में प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, फिनाइल। सॉरी यहाँ पे C2 नहीं रहेगा, C6 रहेगा। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, फिनाइल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, फिनाइल प्राप्त हो जाएगा, और प्लस N2 बाहर निकलेगा, या Cl2 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आपका प्रयोगशाला विधि, फिनाइल बनाने की विधि यही है जो कि एग्जाम में पूछा गया। वैसे तमाम विधियां आपके सामने हो सकती हैं, तमाम विधि आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं फिनाइल बनाने के लिए। तो अगर फिनाइल बनाने की केवल विधि पूछेगा आपसे, प्रयोगशाला नहीं पूछेगा, तो किसी का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि प्रयोगशाला विधि बनाना है, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ ही इसका क्या होता है, प्रयोगशाला होता है। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम बढ़ें और सिमेट प्रक्रिया को समझते हैं। सिमेट प्रक्रिया क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करें, नोट करिए पहले। आइए देखिएगा, तो बात कर लेते हैं सीमेंट को लेकर के। ये तो कंप्लीट हो गया। अगर ये कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़ें। देखें सीमेंट प्रक्रिया क्या है। कभी कभी पूछ लेता है सीमेंट प्रक्रिया क्या है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और ये 2014, 2018, 2019, 2020 में पूछा गया है कि सीमेंट प्रक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है, या सीमेंट प्रक्रिया को समझाइए। तो अगर बताऊं मैं आपको कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या करते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्या करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या, अम्ल की उपस्थिति में, याद रखिएगा, अम्ल की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड COOH, R सिंगल बॉन्ड क्या होगा, COOH हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, N3 क्या होगा, H हो जाएगा। हाइड्रोजोइक अम्ल बोलेंगे, उसमें क्या होगा, H2SO4, यानी क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्या किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। ठीक है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, NH2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या होगा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और प्लस हो जाएगा, क्या नाम है, यहाँ पर N2 निकल जाएगा, क्या होगा, N2 निकलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर आप इसका समीकरण लिख सकते हैं कि जो आपका सीमेंट प्रक्रिया क्या है, इसको समझाइए। तो लिखेंगे इसको आप कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्या होता है बताओ, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, और प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, कार्बोक्सिलिक
अम्ल हो जाएगा ये। और ये बताओ क्या हाइड्रोजोइक अम्ल है, क्या है बताइए, हाइड्रोजोइक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लें। फिर आगे हम बताते हैं कि ये आपका हो गया सिमेट अभिक्रिया हो गई, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता अगर जाएगा तो केवल क्या है, इसको अभिक्रिया को केवल समझाना रहेगा, आपको केवल समझाना रहेगा। ठीक है, तो आगे नोट करें, नोट कीजिए फट से इसको, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आता है मॉलिस परीक्षण क्या है। मॉलिस परीक्षण बता दे रहा हूं एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अल्कोहल संबंधित है। किससे संबंधित है, अल्कोहल से संबंधित है मॉलिस परीक्षण। आइए देखिए, तो मॉलिस परीक्षण का संबंध मैंने जो बता दिया अभी अल्कोहल से, वो चूंकि गलत है, चूंकि माफी चाहता हूं, कारण यह है कि इसमें हम ध्यान नहीं दिए। मॉलिस परीक्षण का जो संबंध है वो किससे, कार्बोहाइड्रेट से। याद रखिएगा, मॉलिस जो इसका मॉलिस परीक्षण का संबंध हमारे दिमाग में ल्यूकास परीक्षण चल रहा था, और ल्यूकास परीक्षण का संबंध अल्कोहल से। ठीक है, तो ल्यूकास परीक्षण चल रहा था मेरे दिमाग में, इसलिए मैं बता दिया। तो यहाँ पर बता दूं मैं कि मॉलिस जो परीक्षण है इसका संबंध किससे, कार्बोहाइड्रेट से। किससे बताओ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है बता दे रहा हूँ मैं। कार्बोहाइड्रेट यहाँ अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो है, यह जो है कार्बोहाइड्रेट का एक परीक्षण होता है, और इसमें एक परखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर, एक परखनली लीजिए और उसमें ग्लूकोज का क्या लीजिए, जलीय विलयन लीजिए, और उसमें 2 ml क्या ले लेंगे, अल्फा नेफ्थेनॉल। क्या होगा, अल्फा नेफ्थेनॉल, नेफ्थेनॉल याद रखिएगा, अल्फा नेफ्थेनॉल लेकर के। ठीक है, क्या रखना है, कार्बोहाइड्रेट का एक परीक्षण है, और इस कार्बोहाइड्रेट के विलयन में क्या, ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर के उसमें अल्फा नेफ्थेनॉल 2 ml जब मिलाते हैं, तो उसमें जो है उसमें मिलाने के पश्चात विलयन में क्या करें, कुछ बूंद जैसे ही शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो द्रवों के बीच क्या होता है, बैगनी रंग का, द्रवों के बीच क्या होगा, बैगनी रंग का जो होता है एक छल्ला बनेगा। एक क्या बनेगा, छल्ला बनेगा। छल्ला कह सकते हैं, ऐसे वलय कह सकते हैं, बनता है। और यही जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिस परीक्षण कहते हैं। तो फिर से आप समझ लीजिए कि मॉलिस जो परीक्षण होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, एक परीक्षण है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक परखनली लेते हैं। क्या लेते हैं बताइए, एक परखनली लेंगे। क्या लेंगे, एक परखनली लेंगे, और इस परखनली में क्या करते हैं, ग्लूकोज डालते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकोज विलयन लेते हैं, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन लेते हैं, और इसमें 2 ml क्या डालते हैं बताइए जरा, 2 ml इसमें अल्फा नेफ्थेनॉल डालते हैं, और 2 ml अल्फा नेफ्थेनॉल डालने के पश्चात उसमें कुछ बूंद जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, तो दोनों द्रवों के बीच में जो होता है बैगनी रंग का एक छल्ला यानी एक वलय बनना प्रारंभ हो जाता है, और यही परीक्षण क्या कहलाता है, मॉलिस परीक्षण कहलाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से इसका संबंध है, ना कि अल्कोहल से है। अल्कोहल का संबंध ल्यूकास परीक्षण से है। ल्यूकास परीक्षण अगर एग्जाम पूछा जाएगा तो आपका अल्कोहल संबंधित है। तो इसका आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, जो मैंने बोला इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे हम बढ़ें, और आगे बढ़ने क्रम में अब देखा जाए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो पहला क्वेश्चन था क्लोरोफॉर्म को प्रकाश और वायु से प्रभाव से बचाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बता दिया हमने। इसमें मुख्य रूप से एथिल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में फिनाइल बनाने का, बेंजीन डायज़ोनियम का क्या है, भाप में गर्म करेंगे आप, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो बन जाएगा। सिमेट अभिक्रिया क्या होती है ये भी आपको बता दिया गया। और मॉलिस परीक्षण क्या है इसको हमने बता दिया, इसका संबंध किससे, कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ये भी आपका 2 नंबर का है, उसी प्रकार का है, और उसी तरह से आपको लिखना है न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक संगठन को क्या करना, समझाना है। ठीक है, तो न्यूक्लिक, तो देख लीजिए इसमें अगर देखा जाए तो आपका इनको समझा देते हैं पूरी तरह से हम। और इस क्वेश्चन को ये देखिए इंपॉर्टेंट भी आपका है, और ये पेपर में कई तरह से पूछा गया क्वेश्चन। ये पूछा गया है, इस प्रकार से पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उदाहरण दीजिए और इनके जल अपघटन को समझाइए। 2022 में पूछा गया है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। ये भी आपका जो है 2016, 17, 18, 20 में पूछा गया है। और न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके रासायनिक संगठन को समझाइए। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 2019 में पूछा है, 2019 में पूछा गया। तो एक क्रम देखा जाए
तो आपका 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में क्या है पूछा गया, चूंकि 21 में पेपर हुआ नहीं था, तो ये इतने क्रम में पूछा गया है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर में बन सकता है। तो याद रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल का संबंध सीधे क्या है, प्रोटीन से संबंधित होता है। बता दे रहा हूँ किससे संबंधित है, इनका प्रोटीन संबंधित है। तो न्यूक्लिक अम्ल में वे जो जैव अणु होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वे जो जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं में क्या है पाए जाते हैं, जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में पाए जाते हैं। और ये जो है प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में भी पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है, एक होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होगा, एक क्या होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका। और इनके अगर रासायनिक संगठन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला क्या है इसमें पाई जाती है। इसमें देखा जाए तो फास्फोरिक अम्ल होता है, पेंटोस शर्करा होता है और नाइट्रोजनी क्षारक होता है। फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा, पेंटोस शर्करा होगा, क्योंकि आपको बताया गया है न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक संगठन में क्या हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल। नोट कर लीजिएगा इसको क्या नोट करेंगे, लिख लीजिएगा फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल लिखना है इसमें आपको, क्या लिखना है, और पेंटोस शर्करा, लिखना है पेंटोस शर्करा लिखना है, पेंटोस शर्करा लिखना है। और क्या लिखना है, फास्फोरिक अम्ल हो गया, पेंटोस शर्करा हो जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और आता है, उसका नाम है नाइट्रोजनी क्षारक होता है। क्या होता है बताओ, नाइट्रोजनी क्षारक होता है, नाइट्रोजनी क्षारक होता है, नाइट्रोजनी क्षारक होता है। जिसमें आपको पता होना चाहिए जो डीएनए है, डीएनए में और आरएनए में दो चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। आरएनए डीएनए बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा थायमिन होगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका एडेनिन होगा, थायमिन के स्थान पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। क्या बताया जाएगा, थायमिन के स्थान पे क्या यूरेसिल आ जाएगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, आरएनए में जो है। तो ये रासायनिक संगठन इसके होते हैं जिसमें दो प्यूरिन और दो पिरिमिडिन होता है। ठीक है, दो प्यूरिन और पिरिमिडिन, यानी एडेनिन और ग्वानिन जो होता है ये प्यूरिन है और थायमिन साइटोसिन जो होता है ये पिरिमिडिन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर यूरेसिल भी आपका जो आता है वो किसमें आता है, पिरिमिडिन में आता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आपका नाइट्रोजन क्षारक के रूप में देखा है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इनको आप जो है इनके रासायनिक संगठन ये तीन आप याद रखिएगा, फास्फोरिक अम्ल होता है, पेंटोस शर्करा होता है, नाइट्रोजनी क्षारक होता है। अगर आपकी इच्छा होगी तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप आरएनए डीएनए का लिख करके उसके जो है क्षारक का भी नाम आप लिख सकते हैं, कौन से इसमें डिफरेंट होता है। क्योंकि आरएनए और डीएनए में जो है 3 समान होते हैं और थायमिन के स्थान पर आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ें। आगे बढ़ने के क्रम में बताऊं मैं आपको क्या बताना है आगे। ग्रिनार्ड विकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है, रासायनिक प्रक्रिया क्यों लिखना, मात्र क्या लिखना है, प्राथमिक अल्कोहल बनाना है ग्रिनार्ड विकर्मक के द्वारा। तो देखिए इसमें जरा ये हो गया होगा। अब ग्रिनार्ड विकर्मक की बात कर लें तो प्राथमिक अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे इससे। तो प्राथमिक अल्कोहल की अगर बात करें हम यहाँ पर तो बहुत कठिन नहीं है। कारण ये देखो यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल जब बनेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड से लोग बनाते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, जो ग्रिनार्ड विकर्मक आपको पता होना चाहिए। ग्रिनार्ड विकर्मक है क्या, RMgX, RMg क्या होगा, X होता है। RMg मतलब एल्किल मैग्नीशियम क्या होता है, हाईलाइट होता है। एल्किल मैग्नीशियम क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसका क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है फॉर्मेल्डिहाइड, तो HCHO हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। या इसको इस प्रकार लिख दो, अपन कहे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हो, H हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, O हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड RMgX के साथ, RMgX मतलब CH3 ले लो, CH3 ले लो, Mg हो लो, क्यों क्या हो गया, X हो जाएगा। X का मतलब क्या ले लो, क्लोरीन ले लो। ठीक है, ले सकते हो, X के स्थान पे क्लोरीन ले सकते हो। ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे आप, तब इसका अगर रिएक्शन कराएंगे तो पहले क्या प्राप्त होगा, इसका योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। क्या होता है बताइए, योगात्मक यौगिक प्राप्त हो जाएगा, योगात्मक यौगिक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C हो जाएगा, यहाँ H रहेगा, यहाँ भी H हो जाएगा। यहाँ पर योगात्मक यौगिक के रूप में OMG क्या होगा बताइए, Cl हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, पुनः इसको क्या करेंगे हम, अम्ल के रूप में क्या करेंगे, अम्ल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे अम्ल की उपस्थिति में, या इसमें जो हाइड्रोनियम आयन के साथ भी होता है, या हाइड्रोजन आयन के साथ भी इसका होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के साथ भी इसका
होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन लिख सकते हैं, आप हाइड्रोजन आयन लिख सकते हैं या H2O के साथ लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, एल्किल अल्कोहल मिल जाएगा। क्या बनेगा, एल्किल अल्कोहल मिल जाएगा। हाइड्रोजन आयन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा, एथेनॉल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। C2H5OH लिख सकते हैं और प्लस हो जाएगा आपका, जो बचेगा उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। तो ये आपका हुआ क्या नाम है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि अभी लिख सकते हैं इसको आप, या इसको आप जो है डायरेक्टली इसमें आप लिख सकते हैं कि ग्रेनाड विकर्मक के द्वारा एथिल अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल कैसे बना सकते हैं आप। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रेनाड विकर्मक से कराने पर किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है। सारी क्रिया किसमें होगी बताइए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। किसमें होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इनकी सारी क्रियाएं होती हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा Mg हो जाएगा, OH हो जाएगा और क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ठीक है। इसका जो बचेगा वो चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये आपका हुआ है, क्या नाम है, ग्रेनाड विकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल बनाने के रासायनिक समीकरण क्यों लिखना है। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, पेपर में, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन देखें। हेलोरीन यानी क्लोरोबेंजीन की नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव समझाइए। देखिए इसमें अनुनादी संरचना लिखना है। क्या लिखना है, क्लोरोबेंजीन का क्या लिखना है, अनुनादी संरचना लिखना है। तो क्लोरोबेंजीन का अनुनादी संरचना देख लेते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, पहले इसको आप क्या करें, नोट कर लें, फिर आगे बढ़े हम। हो गया, ये हो गया होगा। आगे चले हम लोग और बात कर लेते हैं क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना को लेकर के। चलिए आइए देखिए, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना की बात कर लें। देखो यहाँ पे जरा, तो क्लोरोबेंजीन की कुल मिला के 5 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। 5 अनुनादी संरचनाएं क्या क्या होंगे देख लीजिए। इसको इस प्रकार से बना सकते हैं आप, इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। पहला इस प्रकार से बन जाएगा आपका। फिर जो हो जाएगा इसके यहाँ पर आप इसको दर्शा दीजिएगा। फिर आप दूसरा देख सकते हैं इस प्रकार से, इसको यहाँ पर तीर द्वारा दर्शाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब विस्थापित होता है। यहाँ देखें अगर इसमें हम, तो ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ये बना लीजिए। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आप इसको चक्रीय क्रम में बनाया जाता है इसको। इसको आप दर्शा दीजिए इलेक्ट्रॉन को। बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इतना इस प्रकार से हो जाएगा। और एक लास्ट में बनेगा आपका, लास्ट नहीं है ये, थर्ड आपका, चौथा होगा आपका। इस प्रकार से रहेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा। और लास्ट जो हो जाएगा इसका जस्ट जो पहला था उसी का उल्टा करना आपको है। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्लोरीन की अनुनादी संरचना हो गई, जो हेलोरीन यानी क्लोरोबेंजीन की नाभिकीय रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। तो अनुनाद प्रभाव आपका यही है, इसी के विषय में आपको क्या है लिखना है, ठीक है। और लिखना अगर होगा तो इसमें आप लिख सकते हैं, हेलोरीन की कम क्रियाशील का एक महत्वपूर्ण कारण उनके अणुओं का अनुनाद स्थायीकरण है।
ठीक है, और जिसके विषय में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो बहुत ज़्यादा आप आगे जाने की आवश्यकता है, इतना ही आपके लिए बहुत पर्याप्त है, जो कि आपके 2 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलें हम लोग, और आगे चलने के संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बेंजोइलेहाइड का नाइट्रीकरण में और बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रीकरण, यहाँ नदरीकरण लिख दिया गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, सही से कर लीजिएगा। बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण है और बेंजोइल्डिहाइड का नाइट्रीकरण। देखो मेन होता है इनका सूत्र याद रखना, सूत्र जब तक नहीं याद रहेगा तब तक आप जो है इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर फिर आगे बढ़ें। देखिए तो ये हो गया, अब हो गया तो आगे बढ़ें और देख लेते हैं इसको, ये चीज़ें थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये नाइट्रीकरण कर दीजिएगा। देखो बेंजोइल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, देखो बेंजोइल्डिहाइड का जो फार्मूला पहले आप देखिए, नोट कीजिए इसको। बेंजोइल्डिहाइड में एल्डिहाइड समूह है, तो ये बेंजीन हो गया, इसके साथ CH2 जोड़ेंगे आप तो क्या बनेगा, बेंजोइल्डिहाइड बन जाएगा। इसका नाइट्रीकरण करेंगे तो HNO3 हो जाएगा। HNO3 अम्लीय उपस्थिति में होता है और H2SO4 की उपस्थिति में चीज़ होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और जो बनेगा क्या बनेगा, मेटा बनेगा। क्या बनेगा, मेटा बेंजोइल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा, इसे हम यहाँ आर्थो होता है, यहाँ मेटा, यहाँ पे क्या होता है, पैरा होता है, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइल्डिहाइड होगा। क्या होगा बताओ, मेटा नाइट्रो बेंजोइल्डिहाइड, ये NO2 हो जाएगा, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइल्डिहाइड होगा, बेंजोइल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें एक और लिख करके, तो दूसरा होता है इस प्रकार से बेंजोइक अम्ल। तो पहले बेंजोइक अम्ल CH हो जाएगा, इसे क्या कहें, बेंजोइक अम्ल बोलेंगे। इसका नाइट्रीकरण कराएंगे HNO3 के साथ यहाँ पर, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर H2SO4 के साथ होगी, यानी अम्लीय की उपस्थिति में होगा, और जो प्राप्त होगा यहाँ पे मेटा हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। CH हो जाएगा, यहाँ पर मेटा लिख दीजिएगा, NO2 लिख दीजिएगा, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, यहाँ पे भी क्या होगा, बेंजोइक एसिड होगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा बेंजोइल्डिहाइड होगा, बेंजोइल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा इनको। ठीक है, ये जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, तो नाइट्रिकल बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण हो गया, बेंजोइल्डिहाइड का नाइट्रीकरण। यहाँ पर देखा जाए तो मेटा पैरा दोनों प्राप्त होता है। मेटा पैरा भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, चूँकि पैरा की जो उपस्थिति है बहुत कम होती है, इसलिए मेटा को ज़्यादा इसमें क्या है, तवज्जो दिया जाता है। तो यहाँ आप याद रखिएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइल्डिहाइड, पैरा भी लिख सकते हैं, दोनों के कॉम्प्लेक्स रूप नाम मिलते हैं। और इस चीज़ को हमने भली बात जो है ऑफलाइन जो आपका क्लास पढ़ाया है उसमें हमने बताया। ठीक है, तो ऑनलाइन अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा आप लोगों को। तो फिर आगे बढ़ें, और ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ समाप्त, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखें, तो ये हुआ कंप्लीट। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन आप नंबर 3 था वो भी समाप्त हुआ। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक संगठन बताइए, समझा दिया मैंने। ग्रेनाड विकर्मक के प्राथमिक अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, इसको बता दिया मैंने। हेलोरिन यानी क्लोरोबेंजीन का जो नाभिकीय अनुनादी, जो नाभिक राज्य अनुनादी प्रतिस्थापन क्रिया, उसको प्रतिस्थापन क्रिया का अनुनाद रूप है, उसको बता दिया मैंने। संक्षिप्त टिप्पणी में बेंजोइल्डिहाइड का नाइट्रीकरण और बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण, इसको भी समझा दिया। यूट्यूब पे आप जाएंगे, देखिए प्रदीप क्लासेस हमारा चैनल है, साथ ही साथ स्टडी 100 भी आप क्या है सर्च करेंगे, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो @study100 PC अगर लिखेंगे तो तुरंत हमारे यूट्यूब का जो थंबनेल है वो तुरंत आ जाएगा। और अगर इसको आप जो है स्टडी 100 पे सर्च करेंगे तो दूसरे या तीसरे पोजीशन पे अभी आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें। और इन सब पे आप, इस पे हमारा प्रदीप क्लासेस चैनल, हमारा इस पर एकेडमिक क्लास चल रही है, और इस पर क्या है टेस्ट सीरीज का महाकुंभ चल रहा है, और जल्द ही इस पर एक जो है कंपटीशन एग्जाम के भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलें हम लोग, और प्रदीप क्लासेस चैनल पे आप देखेंगे सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। आगे चले तो यहाँ बात कर लेते हैं आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन को, जो कि आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो इनमें आपका देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया जो पेपर में कई बार आपसे पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर वाले जो है 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, आणविक सूत्र C4H10 वाले सभी संभव ईथरों की संरचना, सभी संभव ईथरों की संरचना सूत्र लिखिए। अब देखो
यहाँ जो है ये आपका आणविक सूत्र C4H10 वाले सभी संभव। देखो यहाँ समझौता की बात कर रहा है आपसे, क्या बात कर रहा है, समझौता। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में आइसोमरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। तो याद रखिएगा आइसोमरिज्म मतलब जो होगा यहाँ पर जो बात हो रही है वो सभी जितने भी आपके ईथर जो है C4H10 वाले जो वाले संभव ईथर की संरचना सूत्र जो है इसको बनाना आपको है। इसको हम बना के बता दे रहे हैं किस प्रकार से बनेगा ये। तो देखिए इसको थोड़ा, इसको हम नीचे लेते हैं, उसको बना देते हैं C4H10O को लेकर के। देखो C4H10O को लेकर के हम बना देते हैं। देखो यहाँ पर देखिए C4H10O, इसको सभी इतने ईथर हैं बनाना, इसमें एल्कोहल बन जाता है। दोनों में आपके क्वेश्चन 4 नंबर पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा ऐसे इसको। तो यहाँ पहले मैं 3 नंबर बता रहा हूँ। तो पहला लिख सकते हैं C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5O, ठीक है। ये देखो अब यहाँ देखा जाए तो पहला ये हो सकता है कि C2H5O दिया है और C2H5O दिया है, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 2 4 और 5 5 10, एक यहाँ पे 4 और H10 और हो जाएगा। यानी इसे क्या कहेंगे हम, डाई एथिल ईथर कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ, डाई एथिल ईथर कहेंगे, डाई एथिल ईथर कहेंगे। या इसका जो आईपीएसी नाम होगा वो हो जाएगा एथॉक्सी एथेन होगा। क्या होगा बताओ, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। पहला ये बन सकता है। दूसरा हो जाएगा इसी में अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 क्या कार्बन हो गया, 3 3 और 3 6 6 4 10 हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। तो अगर इसका नाम लिखा जाए तो क्या होगा बताओ, मेथॉक्सी। क्या होगा बताओ, मेथॉक्सी होगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या होगा, मेथॉक्सी, हाँ मेथॉक्सी प्रोपेन होगा, मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। और एक और लिख सकते हैं इस प्रकार से CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ CH3 लगा सकते हो, 3 हो गया, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3। इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। तो ये इसका लास्ट पॉइंट होगा। इसका लास्ट पॉइंट की अगर बात करें हम इसमें, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी क्या होगा, प्रोपेन हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। 1 और 2 देखा जाए तो यहाँ से इसका नाम 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर पूछा जा सकता है। इसमें बढ़ा सकता है आपसे कि C4H10 का अणुसूत्र वाले एल्कोहल और ईथर का बनाना होगा। क्या होगा, एल्कोहल और ईथर का अगर बनाना रहेगा तो इसमें आप एल्कोहल ईथर दोनों जोड़ सकते हैं। अब एल्कोहल का वाली चीज़ बनाने के लिए कहते तो क्या करेंगे, उसी को तो लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं, 4 हो गया, और सिंगल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर हुआ ना 10, देखो 3 2 5 2 7 7 दोनों 1 10 हो जाएगा, कंप्लीट हुआ। इसका 1 2 3 4 4 से क्या होगा, ब्यूट होता है, इसे क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ, ब्यूटेनॉल कहेंगे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड CH3 कर दीजिए। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 2 5 5 1 6 6 3 9 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसके एल्कोहल को भी हम 10 के रूप में, 10 यहाँ पर जो दिया जो अणुसूत्र दिया है इसको भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। एक और लिख सकते हैं इसमें आप एल्किल समूह भी जोड़ दीजिए, CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH लिख सकते हैं, CH3 यहाँ जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी 2 मेथिल हो जाएगा, 2 क्या होगा, मेथिल नहीं, हाँ 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल, और 1 2 3 प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या होगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप इसको अगर पूछा जाएगा 4 नंबर में तो आपका ईथर भी हो गया, ये आपका जो बनाया गया ये ग्रुप इसका ईथर का हो जाएगा, ये ग्रुप ईथर का किसका होता है, अल्कोहल का होगा। क्या होगा, अल्कोहल का हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। तो पेपर इजी है, बहुत कठिन नहीं। वीडियो को रोक करके आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, सब कुछ आप तैयारी कर सकते हैं।
और यही सब पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई नया क्वेश्चन आपके सामने नहीं आता, सब पुराने ही आते हैं, बस थोड़ा सा उसके पूछने के तरीके क्या होते हैं बदल जाते हैं, तो छात्र उस पर परेशान हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा अध्ययन करें, डीप अध्ययन करें, और जो मैं बता रहा हूँ इतने ही क्वेश्चन पे चलें। बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास ना करें। बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन पढ़ने के तो पुराने क्वेश्चन भी आपके छूट जाएंगे कि ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, चलें आगे चलें, क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे चलें, देखें। ये आपका ये कंप्लीट हुआ, कौन सा, हाँ ये का आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा की बात करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों के में विभेद करने के लिए विहाइड्रोजनीकरण विधि का वर्णन कीजिए और रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आया। क्या है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल है ये, तृतीयक जब अल्कोहल है ये, तो आपसे पूछा गया विहाइड्रोजनीकरण पूछा गया है, तो बहुत कठिन नहीं होने वाला कि बहुत कठिन हो जाएगा कि बिल्कुल समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है कि कैसे आप इसका विभेद कैसे निकालेंगे कि प्राथमिक अल्कोहल का रिएक्शन कराया जाए तो क्या प्राप्त होगा, द्वितीयक अल्कोहल से क्या हो जाएगा, तृतीयक अल्कोहल से क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल की अगर वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या है कापर प्रवाहित करने पर, अगर अल्कोहल की वाष्प को क्या करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर कापर पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, जो प्राथमिक अल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड में चला जाता है, और द्वितीयक अल्कोहल जो होगा वो ये कीटोन में चल जाएगा, और तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा वो कहाँ चल जाएगा, एस्टर में चल जाएगा। सॉरी, एस्टर में नहीं होगा, एस्टर में नहीं जाएगा, वो जाएगा जो तृतीयक अल्कोहल होगा एल्कीन दे देता है। मतलब अगर कापर पे गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। एल्कीन का मतलब आप समझ सकते हैं, उसमें डबल बॉन्ड आपका उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। प्राथमिक अल्कोहल को अगर हम कापर के साथ अगर 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो पहले क्या देता है, अगर वो कापर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम द्वितीयक अल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस पर कापर के साथ गर्म करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होगा, यानी क्या है, कीटोन समूह प्राप्त हो जाएगा। और तृतीयक अल्कोहल को अगर गर्म करते हैं तो फिर क्या होगा, जो है एल्कीन देता है। क्या देता है, एल्कीन देता है। तीनों को क्या करते हैं, लिख देते हैं, तीनों को क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यही आपको क्या करना है, इसका पहचान करना है, बनाना है। ठीक है, इसको पहचान करना हो क्या करना बता देना है। तो क्या करेंगे, प्राथमिक अल्कोहल को ले लेते हैं। प्राथमिक अल्कोहल को कापर के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कापर के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया जाए CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH हो गया। मान लीजिए क्या प्राथमिक अल्कोहल है। अब इसको क्या करते हैं, कापर के साथ जो है 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जरा बताइएगा। ये प्राप्त हो जाएगा CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CHO हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बताओ, एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। और एस्टल्डिहाइड के साथ जो होगा बचा के आपका यहाँ पे H2 बनेगा। क्या बनेगा, H2 पे बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग CH3 है और CHO, तो H2 आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। इसे क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल कहेंगे। जिसे हम क्या कहते हैं बताओ, प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। और ये क्या होगा बताओ, एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, ये प्राप्त हुआ, पहला एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो इसकी पहचान क्या है, प्राथमिक अल्कोहल का पहचान R सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। द्वितीयक अल्कोहल की पहचान R सिंगल बॉन्ड, यहाँ फिर R हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर CS2 हो जाएगा, OH हो जाएगा। इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 बार लग जाएगा ये चीज़ R। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका जो हो जाएगा इस प्रकार से तृतीयक अल्कोहल। तो द्वितीयक अल्कोहल में देखें तो क्या होगा, CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा और CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, OH हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे बताओ, इसे हम कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल। अब द्वितीयक अल्कोहल को क्या किया जाए, द्वितीयक अल्कोहल को अगर गर्म करते हैं कापर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एसीटोन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एसीटोन, यानी क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, बाहर क्या निकलेगा बताओ, यहाँ होगा H2 बाहर निकल जाएगा। हर परिस्थिति में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसीटोन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, एसीटोन हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम देखें तृतीयक अल्कोहल में, तृतीयक अल्कोहल में CH3 हो जाएगा, तो इसको नीचे कर दे रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर देखेंगे CH3 और यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, OH हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक अल्कोहल कहेंगे, तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, इसे हम कहेंगे
आइसो, इसे क्या कहेंगे 1 2 3 आइसो भी क्या होगा प्रोपेनॉल हो जाएगा, और इसे कहेंगे क्या होगा नियो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्या होगा ब्यूटेनॉल हो जाएगा। या इसको हम लिख भी सकते हैं क्या टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल लिख सकते हैं, तृतीयक अल्कोहल कहेंगे इसे। तो इसको अगर हम देखें तो इसका क्या होगा बताइए, ये बन जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा, H हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 लगा दीजिए, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड क्या होगा OH हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें कुछ बना हुआ, किसमें क्या है, कंप्लीट देखिएगा 3 और 3 6 6 3 9 हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं 3 3 6 6 और 2 8 हो गया, 6 2 कितना हो गया 8 हो जाएगा, 8 हो गया। 3 और 3 6 6 3 9, और वहाँ पर यहाँ पर H नहीं रहेगा, याद रखिएगा यहाँ पर H जो है नहीं रहेगा, ये H नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ। डबल बॉन्ड हो जाएगा, 4 पूरा हो गया, तो ये CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, और हर परिस्थिति में क्या होगा H2 बाहर हो जाएगा, H2 क्या होगा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं इसका नाम, और इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोब्यूटिलीन होगा, क्या होगा आइसोब्यूटिलीन होगा, इसका नाम होगा ब्यूटिलीन होगा, ब्यूटिलीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका जो है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद क्या है, तो कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो इसमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा, इसमें कीटोन प्राप्त होगा, इसमें आइसोब्यूटिलीन प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें, ठीक है। इसको आप क्या करें नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आइए, ये आशा आपका हो गया होगा। फिर आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो को रोक करके आप यहाँ पे कॉपर जो है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस नोट कर दीजिएगा, इसको 300 डिग्री सेल्सियस कर दीजिएगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आगे चलें तो आगे चलने क्रम में देखा जाए तो हमारा दूसरा भी क्वेश्चन इसका खत्म हो गया। आते हैं ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज में विभेद। देखिए ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में विभेद क्या है। ग्लूकोज जो होता है आपका पहला विभेद ये है कि ग्लूकोज जो है किससे प्राप्त हुआ था। ग्लूकोज को हम द्राक्ष शर्करा कहते हैं। सबसे पहले इसे किससे प्राप्त हुआ था, अंगूर से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे द्राक्ष शर्करा कहते हैं। फ्रैक्टोज क्या है, इसे हम फल शर्करा कहते हैं, जो कि ये क्या होता है किससे चुकंदर से प्राप्त हुआ था, इसे फल शर्करा कहते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड जो आपका ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड समूह का है और जो आपका फ्रैक्टोज है वो कीटोन समूह का है। तीसरा लिख सकते हैं कि ग्लूकोज जो होता है कम मीठा होता है, जबकि फ्रैक्टोज जो होता है ग्लूकोज से कई गुना क्या है मीठा होता है। तो इस तरह से आप 3 इसके पॉइंट लेके बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, 3 क्वेश्चन 3 लाइन है, 3 नंबर का है, 3 नंबर लिख करके आप इसका विभेद नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, प्रोटीन के मुख्य स्रोत तथा मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता क्या लिखी है। तो प्रोटीन का देखो अब जब भी लिखना हो पेपर में तो इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है कि खाली प्रोटीन ऐसे लिख दीजिए, लिख करके डायरेक्टली लिखते चले जाइए निबंध की तरह, नहीं बिल्कुल नहीं। पहले आपको करना क्या है, प्रोटीन लिखना, प्रोटीन क्या है, ठीक है। प्रोटीन जो है पहले इसको प्रोटीन लिख देना है कि प्रोटीन जो है क्या है। तो प्रोटीन इसको आप लिख देना पहले। प्रोटीन जो है एक जटिल जो है कार्बनिक यौगिक, इसका अणुभार बहुत कुछ अणुभार का होता है, ठीक है। जो है एक प्रकार का क्या है एंजाइम है, एक प्रकार क्या है ये एंजाइम। प्रोटीन जो होता है एक प्रकार का एंजाइम है। प्रोटीन जो होता है एक प्रकार का एंजाइम है और इसको अगर आपको आगे और लिखना है तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है। और यह जो है एक ऐसा इस प्रकार का एंजाइम है जिसमें क्या होता है नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन के उपापचय से ही क्या होता है मूत्र के मतलब मनुष्य के यूरिन में क्या आता है नाइट्रोजन आता है। तो इस तरह से आप इसको बना के लिख सकते हैं। उच्च अणुभार का एक प्रकार का क्या एंजाइम है, उच्च अणुभार का एक प्रकार का एंजाइम है। तो ये प्रोटीन हो गया। फिर उसके क्या लिखेंगे, महत्व लिखेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे महत्व या शरीर के लिए क्या कार्य इसका है। तो लिखेंगे प्रोटीन जो होता है हमारा जो है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतक का निर्माण करता है, पुराने ऊतक को टूट फूट किया जो उसकी मरम्मत करता है। प्रोटीन जो है शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु क्या है यह कार्बोहाइड्रेट था वसा की उपस्थिति में होता है, ठीक है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट हम खाना खाते हैं, भोजन जब करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का संचार होता है।
कार्बोहाइड्रेट की जो ऊर्जा हमारी बॉडी में बनती है बहुत देर तक नहीं टिक पाती है, इसलिए जब कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में, मतलब अनुपस्थिति में जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो प्रोटीन ही क्या करता है, हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है। इसलिए कहा गया है कि जब अपने सुबह का नाश्ता आप कीजिए तो उसमें प्रोटीन जरूर शामिल किया कीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो नए ऊतक को क्या करता है, जन्म देता है। पुराने ऊतक को क्या करता है, तोड़ता मरोड़ता, यानी क्या उसको क्या करता है, मरम्मत करता है। शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारी बाहरी सुरक्षा, हमारी जो है क्या नाम है, नाइट्रोजन एमिनो अम्ल बनाता है। जब प्रोटीन शरीर में पहुंचता है तब एचसीएल अथवा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा एमिनो अम्ल से जल अपघटित हो जाते हैं और ये अम्ल रुधिर वाहिकाओं में द्वारा सीधे क्या होते हैं, रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी को संक्रमण से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को क्या करता है, सही रखता है। ठीक है, नए एमिनो एसिड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम इसको लिख सकते हैं, पॉइंट करके भी लिख सकते हैं। महत्व नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके लिख सकते हैं। फिर इसका क्या है, स्रोत लिख देंगे। क्या लिखेंगे, स्रोत। स्रोत में हालांकि पूछा नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर स्रोत यहाँ पर पूछा जाए तो स्रोत क्या होगा, स्रोत में आप देखेंगे अनाज लिख सकते हैं। ठीक है, दाल लिख सकते हैं, जितनी भी दालें आती हैं, सोयाबीन लिख सकते हैं, दूध लिख सकते हैं, जो है अंडा, मांस, मछली, इन सब का क्या है इसमें लिखा जा सकता है। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां इसमें भी प्राप्त होती हैं कुछ अल्प मात्रा में। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख करके इसको इसी प्रकार से प्रोटीन पहले लिखें, फिर उसका महत्व लिखें, फिर स्रोत लिखें। ठीक है, इससे कमी से क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो जब ये आएगा तो ये जो 5 नंबर का आएगा, लेकिन फिलहाल हमने क्या बोला है, केवल प्रोटीन के मुख्य स्रोत, प्रमुख स्रोत क्या है और मानव शरीर में इसके लिए उपयोगिता क्या है। तो महत्व आपको लिखना है और स्रोत क्यों लिखना है, इतना ही क्यों लिखना है, जो आपका 3 नंबर का पूछा गया है। लेकिन जब इसी को आपको 5 नंबर पूछा जाएगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखनी है, इसकी कमी से हमारी बॉडी में क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में पूछा जा सकता है। तो इसको आप जो मैंने बताया हूँ इसी प्रकार से इसको आप नोट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं, जो 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या आया, 4 नंबर। चूँकि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था, 4 था, वो 3 नंबर का था। बीच आपका 4 की बात करें तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखें 4 क्वेश्चन दिए गए, 16 नंबर के क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, तो एथेनॉल बनाने की क्या है औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। यहाँ थोड़ा सा ये जो है इसको कट कर देते हैं। एथेनॉल बनाने के, एथेनॉल का मतलब हुआ एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल और मेथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे परिवर्तन होगा, इसका भी मेथेनॉल, एथेनॉल से आप मेथेनॉल कैसे बनाएंगे, एथिल अल्कोहल से यानी मेथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, इसको आपको क्या करना, रासायनिक समीकरण बनाना है, देना है। और एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन करना, किस प्रकार से औद्योगिक विधि में, उद्योग में इसको बनाया जा सकता है। तो इसको एक भारी भरकम शब्दों में क्या है लिखना। लेकिन आजकल लोग क्या शॉर्ट में लिखते हैं, 60 नंबर पाते हैं। जो चीज़ें एग्जामिनर पूछ रहा है उस पर आपको विशेष करके, उस पर आपको फोकस होना चाहिए। विशेष करके क्या फोकस होना चाहिए। अगर विशेष कर फोकस नहीं है तो निश्चित आपका नंबर कटेगा। आइए देख लीजिए, एथेनॉल से के औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। तो एथेनॉल जो है, इसको जो है एथिलीन पर क्या होता है कि एथिल अल्कोहल बनाने के लिए जो है एथिलीन से और एसिटिलीन से और किण्वन से, ठीक है, 3 विधियों का मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। किससे, एथिलीन से, एसिटिलीन से और किससे होता है, किण्वन से। एथिलीन का फार्मूला क्या है बताइए जरा, एथिलीन का फार्मूला क्या है, C2H4। एथिलीन हो गया, एसिटिलीन C2H2 हो गया, और क्या है, किण्वन विधि द्वारा क्या है, इसको 3 विधियों से मुख्य रूप से इसका वर्णन किया जाता है। और एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन के रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो मेथेनॉल भी इसमें आप बना सकते हैं, मेथेनॉल भी आप इसमें बना सकते हैं, किस विधि से उसको भी हम बताएंगे भी। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखें कि एथेनॉल से लेकर, इसको हम पूरी तरह से इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। नीचे देखिए जरा, देखो ध्यान से, इसमें 3 विधि होती हैं। पहला जो है आप ऐसे लिखेंगे कि एथिल अल्कोहल को बनाने के लिए मुख्यतः औद्योगिक रूप निर्माण करने के लिए 3 विधि का प्रयोग किया। नंबर 1 होता है एथिलीन से कैसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एथिलीन से। एथिलीन का मतलब हुआ एथिलीन, एथिलीन का मतलब हुआ C2H4 से। कैसे प्राप्त करेंगे, इसे आप कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, एथिलीन से। एथिलीन होता है और क्या होता है, एसिटिलीन होता है और क्या होता है, किण्वन द्वारा होता है। तो एथिलीन में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि एथिलीन पर जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा एथिल सल्फेट जो बनता है
जो जल अपघटन कराने पर क्या है, एथिल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, जल अपघटन कराने पर क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एथिलीन बनाएंगे। एथिलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। हालांकि लिखने का क्रम सही गलत है, सही नहीं है, मैं इसको सही लिख दे रहा हूँ। सही मतलब ये हुआ H2C लिख सकता हूँ। H2C सिंगल डबल बॉन्ड क्या होगा, CH2 हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड किसके, कार्बन के बीच में। थोड़ा सा इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या करना, ध्यान देना है। और H2SO4 के साथ क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। H2SO4 के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो प्राप्त हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं H2SO4 लिख सकते हैं, और इसको क्या करेंगे, आप गर्म करेंगे। इसको आप सीधे गर्म कर लीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा। फिर क्या प्राप्त होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मतलब C2CH2 और H हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे एथिलीन हो गया, एथिलीन हो गया, एथिलीन, और ये आपका सल्फ्यूरिकम हो जाएगा, और इसे क्या कहेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। ठीक है, अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः एथिलीन से क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर क्या करेंगे, पुनः एथिलीन से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः एथिलीन से क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। C2H, इसको सही रूप में लिखिएगा, H2C डबल बॉन्ड क्या होगा, CH2 हो जाएगा। और गिब्स आउट अगर देखा जाए, फिर इसको क्या करें, गर्म करेंगे, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो गया, तो एथिल सल्फेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमको, एथिल सल्फेट मिलेगा, एथिल सल्फेट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और क्या होगा, ओल्ड ट्वाइस SO4 मिलेगा। ये चीज़ होगा। इसे हम क्या कहेंगे बताओ, एथिल सल्फेट बोलेंगे, एथिल सल्फेट कहेंगे इसे, एथिल सल्फेट कह देंगे इसे। ठीक है, अब एथिल सल्फेट को क्या करेंगे, जल अपघटन करा देंगे। क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो प्राप्त जो होगा हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। तो मिलेगा आपको CH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा, इसे मेथिल सल्फेट कहेंगे, SO4 हो जाएगा, प्लस इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, जल अपघटन, इसका हम जल अपघटन कराते हैं, H2O लिखते हैं, और गिब्स आउट क्या हो जाएगा, इसका प्राप्त होगा CH2 हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर H2SO4 निकलेगा, H2SO4 आपका निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखें तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल कहेंगे, एथिल अल्कोहल कहेंगे। तो ये हमारा औद्योगिक विधि बनाने की एक निर्माण विधि है, जिसको हम नोट कर सकते हैं। तो एथिलीन से कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपका हो गया। ये आपके 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। 3 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये आप नोट कर लिए एथिलीन का। अब आगे हम बढ़ें और बात करते हैं एसिटिलीन से कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे। एसिटिलीन से कैसे प्राप्त करेंगे, तो इनको आप नोट कर लें और कॉपी में नोट करते जाएं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको नोट करते रहेंगे तो आपके लिए क्या होगा, ईजी रहेगा। आपके लिए क्या होगा, ईजी रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए, एसिटिलीन से देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, दूसरा एसिटिलीन से देखेंगे। नोट हो गया ये। तो एसिटिलीन का जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, या मर्क्यूरिक सल्फेट में हो सकता है, या मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं आप, तो यह जो होता है एस्टल्डिहाइड बनता है। और पुनः एस्टल्डिहाइड को फिर क्या करते हैं, निकल के साथ क्या करेंगे, अपचयन कराएंगे, तो फिर एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, एसिटिलीन से देख लीजिए। एसिटिलीन देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा आपका, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा क्या होगा, एसिटिलीन। एसिटिलीन देख लेते हैं। एसिटिलीन क्या होगा, C2H2 हो जाएगा, C2H2। ठीक है, से तो क्या होगा, देखो HC हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, CH होता है। ठीक है, प्लस क्या होगा, इसका हम जल अपघटन कराते हैं। किससे करा, जल अपघटन कराएंगे तो किस में प्राप्त क्या होगा, जल अपघटन कराएंगे तो किसकी उपस्थिति में, मर्क्यूरिक सल्फेट हो जाएगा। क्या होगा, मर्क्यूरिक सल्फेट, HgSO4 हो जाएगा, और गिब्स आउट, या आप लिख करके लिख सकते हैं आप H2SO4। ठीक है, तो ये जो प्राप्त होगा एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एस्टल्डिहाइड, यानी क्या होगा, CH3 हो जाएगा और CHO प्राप्त हो जाएगा। CH3 CHO प्राप्त होगा। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है अपचयन कराएंगे। अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ इसका अपचयन होता है।
हाइड्रोजन के साथ इसका अक्षर होगा किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 प्राप्त होगा और CH2 प्राप्त होगा और क्या होगा, OH प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल। बहुत ज़्यादा आपको इसको अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत डीप नहीं जाना, बट डायरेक्टली इसे लिखना है। एसिटिलीन लिख लीजिएगा, इसे एसिटिलीन कहेंगे, एसिटिलीन। ठीक है, और जब रिटर्न कराया गया ऐसे क्या, एसिटाल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, आपका सेकंड पार्ट आसान है, बस थोड़ा सा रिएक्शन को आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो ये आपका हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और तीसरा विधि जो होता है किण्वन विधि होता है। क्या होता है बताओ, किण्वन विधि। क्या होता है, किण्वन विधि। किण्वन विधि होता है जहाँ से हमको क्या करना है, एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। तो किण्वन विधि में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, शर्करा अथवा स्टार्च युक्त कोई विलयन लेते हैं, उसमें किण्वन से एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो गन्ने के रस से विलयन से होता है, जौ होता है, गेहूँ होता है। ऐसे आप इसको क्या करना, लिख देना है। किण्वन विधि से बहुत ज़्यादा इसको विस्तारित नहीं करना, बस केवल आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका औद्योगिक विधि हो गया। उसके बाद में पूछा गया इसी में कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए बहुत लंबा क्या होता है, प्रोसेस चलता है। इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो लंबा प्रोसेस के अंतर्गत देखा जाए तो एथिल अल्कोहल को लेते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पहले इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो प्राप्त होगा क्या, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या कर प्राप्त होगा, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। फिर पुनः इसको क्या करेंगे, वही सी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो फिर प्राप्त होगा एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। और पुनः फिर क्या करेंगे, इसे अमोनिया के साथ फिर क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे तो फिर प्राप्त हो जाएगा अमोनियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। फिर पुनः इसको गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, एमीन प्राप्त हो जाएगा। फिर पुनः इसको क्या करेंगे, केएच के साथ गर्म करेंगे तो फिर ये जो है मेथिल एमीन प्राप्त होगा और फिर नाइट्रिकेट करने पर इसे मेथनॉल प्राप्त होता है। तो ये इतना स्टेप में करने के बाद मिलेगा आपको। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ किस प्रकार से होता है, तो इसको नोट हो गया होगा। तो आगे बढ़े हम लोग। तो मेथिल अल्कोहल से क्या है, एथिल अल्कोहल से, सॉरी यहाँ बात कर लेते हैं। हाँ, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल भी ले सकते हैं। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, अल्कोहल। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल लेते हैं, C2H5 हो जाएगा, OH हो जाएगा, एथिल अल्कोहल हो गया। प्लस क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 और प्लस साथ में क्या, H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। तो यह जो होगा बदलेगा किसमें, एसिटाल्डिहाइड में बदलेगा। किसमें बदलेगा, एसिटाल्डिहाइड में। एसिटाल्डिहाइड का मतलब CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा। ठीक है, और पुनः फिर क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, इसकी सब उपस्थिति में वही चीज़ें होंगी, K2Cr2O7 और प्लस क्या होगा, H2SO4 लेंगे हम। तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, COO क्या होगा, H हो जाएगा। ठीक है, CH3 COO H हो जाएगा। पुनः इसको क्या करेंगे, फिर इसको फिर पूरे क्या करते हैं, अमोनिया के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो एस्टर बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, एस्टर बदलेगा। तो क्या प्राप्त होगा, जरा बताओगे। एस्टर में प्राप्त हो CH3 हो जाएगा, COO हो जाएगा, NH4 यानी अमोनियम जो होगा एसिटेट मिल जाएगा इसे। फिर पुनः क्या करेंगे, अमोनियम एसिटेट को पुनः इसको जो है गर्म करते हैं। ठीक है, अमोनियम एसिटेट के साथ फिर क्या है, इसको यहाँ पर जो है KOH यानी क्या होगा, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। ब्रोमीन, इसे हम हाफ मान अपक्रिया भी कहते हैं। तो यह जो प्राप्त होगा ये हो जाएगा, मेथेनेमीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, मेथेनेमीन प्राप्त हो जाएगा, NaCH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और NH2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में जो अगला हमारा पड़ाव होगा वह हो जाएगा, इससे नाइट्रीकरण करा देंगे तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल प्राप्त। क्या कराएंगे, नाइट्रीकरण, यानी क्या होगा, HNO3 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, मेथिल अल्कोहल, CH3OH हो जाएगा। और लास्ट में क्या निकलेगा, कि लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निकलेगा,
यहाँ OH हो गया, तो यहाँ N2 हो जाएगा, N2 निकलेगा और प्लस क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको लिखने की मतलब नहीं, बस खाली इतना लिखना है आपको। तो ये कि एक क्रम है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथियल कोहाल हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एथियल कोहाल हो जाएगा ये। ठीक है, ऑक्सीकरण कराया गया तो एस्टरल्डिहाइड मिला है। क्या मिला है, एस्टरल्डिहाइड। तो लिख ही लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लेंगे। अब फिर यहाँ पर क्या होगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा, या फिर हम एस्ट्रिक अम्ल बोलेंगे। एस्ट्रिक अम्ल के साथ जब इसका अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम एसिटेट प्राप्त एस्टर बन जाएगा, फिर एमीन बनेगा, फिर एल्कोहल बनेगा। तो इस प्रकार में देखा जाए तो यह एक का एथियल कोहाल से मेथियल कोहाल बनाने की विधि है, जो 2023 के 2 सेट में पूछा गया है और 2020 में एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ें और आगे बढ़ने के क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लें। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अगर हम, तो क्या देखो जरा, ये हो गया 5वां में चलते हैं, नहीं हम DDT की बात कर लेते हैं। DDT क्या है, करा DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में कई बार पूछा गया। पहले जो है 2 साल से चीज़ कटा हुआ था, 2 साल से आपके पेपर में चीज़ नहीं था। कारण ये था कि ये जो है NCERT नहीं, मतलब कोरोना काल में ये चीज़ हटा दिया गया था, आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो अब आपके सामने आया हुआ है, तो इसको आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अब तो पूछा जाएगा। क्योंकि जब तक ये उसमें था, जब तक ये आपके सिलेबस में था, तब तक ये जो है पूछा जा रहा था, बार बार पूछा जा रहा था ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये आपके पेपर से फिर हटा है 2023 में, तब फिर हट गया था, फिर दोबारा आ गया है, तो इसमें आपको लिखना जरूरी है। तो पूछा गया है DDT पर टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। DDT क्या है, एक रासायनिक जो है दवा है। रासायनिक मतलब कीटनाशी एक दवा है, जिसका प्रयोग जो होता था खेतों में कीटनाशक मारने के लिए किया जाता था। लेकिन क्या है, जिस प्रकार से आजकल के जो कीटनाशक दवाएँ होती हैं, ये जो है जब उसमें छोड़ी जाती हैं तो धूप है, जल है, हवा है, इन सब के द्वारा कुछ समय पश्चात क्या होते हैं, विघटित हो जाती हैं, और विघटित होने के पश्चात उसका जो असर था वो समाप्त हो जाता था। लेकिन यहाँ जो बात करें कि जो DDT था, इसका छिड़काव होने के पश्चात ये जल, हवा या जो प्राकृतिक विधि है जिसके द्वारा ये इसका विघटन नहीं होता था, और यह जो होता था बहुत समय तक क्या है, इसका प्रभाव बना रहता, जिससे आसपास के जो पौधे थे, अब खेत जो है जिस खेत में छिड़काव होता था उसके आसपास के पौधे नष्ट हो जाते थे, कीड़े मकोड़े मर जाते थे, जो लाभदायक जो जीवाणु थे वो भी समाप्त हो जाते थे। तो इससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता था। तो इसलिए क्या है, कुछ दिन बाद जो है इस पर क्या है, रोक लगा दिया गया। तो DDT क्या है, इस पर टिप्पणी से लिख सकते हैं। और DDT क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। इसका नाम फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो क्या होता है, एथेन इसका नाम होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने की अगर विधि देखें, रासायनिक समीकरण क्या देखें, इसको देख लीजिए। रासायनिक इसमें क्या है, कह रहा है कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे आप, कैसे इसको आप बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले लेते हैं क्लोरल, लेते हैं क्या लेते हैं, क्लोरल विषय होता है CCl3 CHO होता है। क्या लेते हैं, क्लोरल लेते हैं, CCl3 होता है और CHO होता है। ठीक है, क्लोरल हो जाएगा, प्लस क्या होता है, इसमें जो है डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइफेनिल यानी क्या होगा, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं बताओ, क्लोरोबेंजीन लेंगे। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से आप ले सकते हैं क्लोरोबेंजीन। देखो ध्यान से, बहुत ही आसान इसको बनाने की विधि है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये हो गया, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, एक ये हो गया और एक और हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया। ठीक है, और ये जो दोनों होगा, ये जो होगा किसके साथ आएगा, हाइड्रोजन के साथ आते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ आकर के H2 बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, H2 बनाएंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका, यहाँ जो होगा क्या बनेगा, कार्बन हो जाएगा। कार्बन के साथ क्या जाएगा, कार्बन के साथ 3 जो होगा क्लोरीन हो जाएगा। कार्बन के साथ 3 क्लोरीन हो गया, और 3 क्लोरीन के साथ H2 या CH बचेगा, और इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ये इस प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ेंगे, इस प्रकार से। ये हो जाएगा,
ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। हालांकि हाइड्रोजन यहाँ से हटा है तो यह क्लोरीन जुड़ेगा लास्ट में ना, ये क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा और प्लस क्या बनेगा, H2O हो जाएगा, प्लस क्या होगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो ये आपका था डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है और इसी को हम DDT कहते हैं, DDT कहते हैं। ठीक है, नहीं गलती बोला गया है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन होगा, याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, हाँ एथेन होगा, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, हम गलती से यहाँ थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। C हो जाएगा, ये इसके साथ 3 क्लोरीन हो जाएगा, Cl हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड यहाँ H हो जाएगा। ठीक है, ये अब सही होगा। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो देखो यहाँ दिया गया, डाइफेनिल मतलब 2 फेनिल दिया गया है, डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो यहाँ दिया है, ट्राइक्लोरो एथेन मतलब 2 कार्बन दिए गए हैं, ट्राइक्लोरोएथेन हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, क्लोरल कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लोरल, क्या कहेंगे, क्लोरल कहेंगे इसे। तो ये हुआ इसका संक्षिप्त टिप्पणी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। आगे हम बढ़ें तो इसको आप एक काम कर सकते हैं, H2SO4 लिख सकते हैं। H2SO4 अम्लीय माध्यम में इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, इसको अम्लीय माध्यम में क्या है, गर्म किया जा सकता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, गर्म करेंगे। चलिए आगे चलें हम लोग, और इसको आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। आते हैं, ये हमारा कंप्लीट डेटा हुआ। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक को कैसे बनाएंगे। बेंजीन दिया, फिनाल दिया गया, एनिलीन दिया गया है। आसान है, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंजीन कैसे बनेगा, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे, फिनाल कैसे बनेगा, एनिलीन कैसे बनेगा, दोनों को देख लो। तो अगर देखा जाए क्लोरोबेंजीन से आपको प्राप्त करना है क्या, 3 चीज़ प्राप्त करना है, फिनाल प्राप्त करना है। तो आपको क्लोरोबेंजीन से फिनाल अगर प्राप्त करना है तो सिंपल क्रिया है, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, और फिनाल प्राप्त करना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो प्राप्त हो जाएगा फिनाल, क्योंकि ये जो होगा सोडियम क्या होगा, विस्थापित कर देगा इसको, तो आपको हो जाएगा OH हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर NaCl का होगा, बाहर हो जाएगा। ये क्लोरोबेंजीन से हो गया। ठीक है, अगला देखें, क्लोरोबेंजीन से अगर देखा जाए तो क्या प्राप्त करना, फिर क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त करना है, क्लोरोबेंजीन से फिर बेंजीन प्राप्त करना है। ये हो गया, और प्लस अब क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल एक रिएक्शन है, बहुत सिंपल क्या है इसका रिएक्शन है। तो क्लोरोबेंजीन को अगर हम क्या करें, निकल के साथ क्या करेंगे, इसका निकल एल्युमिनियम जो है मिश्र धातु होता है, इसके साथ क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा क्या करेंगे, इसका ऑप्शन करा देंगे। क्या करा देंगे, ऑप्शन करा देंगे इसका, डायरेक्टली ऑप्शन करा दीजिए। जैसे ऑप्शन किसके ऊपर, इसके साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ होता है, किसके साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ होता है। तो यहाँ ऑप्शन करा दीजिए इसका हाइड्रोजन के साथ, किसमें, निकल एल्युमिनियम के साथ, निकल एल्युमिनियम के मिश्र धातु होगा और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन प्राप्त होगा, यानी इस प्रकार से बन जाएगा। और प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका HCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में क्या मिलता है आपको, एलिनिन, क्या मिलना है, एनिलीन मिलना है। तो लास्ट में जो एनिलीन आपका है वो किससे बनेगा, उसको हमको क्या, अमोनिया से रिएक्शन करा देना है। किससे कराएंगे, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, किसमें, कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में, इसमें कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। तो देख लीजिए इसको भी, तीसरा रिएक्शन देखिएगा। ये देखिए क्लोरोबेंजीन हो गया, और प्लस अमोनिया के साथ इसका क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो किसके साथ हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या गर्म करना, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, गर्म किया जाएगा इसको। गर्म तो कर ही रहे हैं, इसमें उच्च दाब भी लेना पड़ेगा आपको, उच्च दाब आप लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, एनिलीन प्राप्त हो जाएगा, इससे NH2 हो जाएगा, और प्लस जो होगा क्या मिलेगा आपको, HCl, NH2, हाँ HCl मिल जाएगा। तो ये था रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका हुआ फिनाल, और ये हुआ बेंजीन, और ये हुआ एनिलीन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे इनको, तो आप उनको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बढ़ें।
संतुलित करना पड़ेगा ना, इसको संतुलित कर दीजिए। ये संतुलित नहीं है, संतुलित कर दीजिए, तो बढ़ा दीजिएगा, सब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। ये तीनों क्या है? क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है, नोट करें। आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो आगे देखा जाए क्या है, आगे देखते हैं। हेलोरिन क्या है? इसकी दो प्रमुख प्रतिस्थापन अपक्रियाएं लिखिए। हेलोरिन का मतलब हुआ जो बेंजीन में जो क्या होता है, बेंजीन में हाइलाइट समूह जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेलोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोरिन कहते हैं। तो इनको आपको अगर लिखना है तो हेलोरिन क्या है, इसकी जो है दो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं लिखनी है, ठीक है। तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं का लिखना है तो आप वहाँ से जो मैंने बताया फिनाल बनाने की विधि, फिनाल और क्या बनाने की विधि बताया है, फिनाल भी लिख सकते हैं जो कि प्रतिस्थापन अपक्रिया है, और वहाँ से आप चाहें तो एनिलीन भी लिख सकते हैं। एनिलीन भी क्या? प्रतिस्थापन अपक्रिया है, ठीक है। तो दोनों अपक्रियाएं लिख लीजिएगा। और प्लस हेलोरिन क्या है? जब किसी बेंजीन समूह के साथ है कार्बन के साथ क्या होता है, जब कोई हाइलाइट समूह का जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेलोरिन कहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो आपका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 से 6, 7 और 8, 1, 9 होगा। कितना है? 6 होगा, हाँ 6 और 7 होगा। देखो ध्यान से। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की दो सामान्य विधियाँ लिखी और एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न तापों पर अपक्रिया लिखिए। उपयुक्त अपक्रियाओं से संबंधित समीकरण भी देना आपको है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की दो सामान्य विधियाँ लिखना है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है उसको लिखना। पहले आप कॉपी उठाइएगा और देखिएगा वहाँ पर। उसके बाद में जो है इसके बनाने की दो सामान्य विधियाँ, इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी दो विधियाँ लिखना है और एथिल अल्कोहल के शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न ताप अपक्रिया लिखना है। तो चलिए पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम देख लेते हैं किस प्रकार इसको बनाते हैं, ठीक है। आइए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को देख लेते हैं किस तापों पर इसको बनाएंगे। तो एल्किल हाइलाइट का जल अपघटन करा करके, एल्किल हाइलाइट का अगर हम जल अपघटन कराएंगे तो उसमें भी क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एस्टर का क्या करेंगे? जल अपघटन कराएंगे तब भी क्या होगा? क्या है आपका प्राप्त हो जाएगा, अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एल्कीन का जलयोजन द्वारा कराएंगे तब भी क्या है आपका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो आप किसी विधि द्वारा क्या इसको लिख सकते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की दो समान विधियाँ लिखिए और एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करना है? रिएक्शन देखना है, ठीक है, किस प्रकार से इसका होता है। तो हालांकि काफ़ी लंबा है तो बहुत ज़्यादा लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एल्किल हाइलाइट का क्या करेंगे? देखो पहला लिखेंगे एल्किल हाइलाइट से। क्या लिखेंगे? एल्किल हाइलाइट से लिख लेंगे आप। एल्किल हाइलाइट से जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? जल अपघटन कराने पर तो क्या हो जाएगा? एल्किल हाइलाइट मतलब RX के साथ क्या करेंगे? NaOH ले लीजिए आप, NaOH ले लेंगे आप, या RX के साथ क्या ले सकते हैं? Ag सिल्वर हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? इनको हो जाएगा RH हो जाएगा, ROH हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? NaX हो जाएगा। ये लिख सकते हैं आप। यहाँ देखेंगे तो क्या होगा? ROH हो जाएगा और प्लस क्या होगा? AgX हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। इसको आप बना करके भी मतलब क्या है कि यहाँ पर X के R के स्थान पे कुछ भी मतलब मेथिल को क्या है एथिल हाइलाइट लिख सकते हैं, मेथिल हाइलाइट लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पर। उसके स्थान पर जब उसका रिएक्शन कराएंगे आप तो निश्चित वो चीज़ें क्या आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। एल्किल हाइलाइट का हो गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण बना लेंगे ना, उदाहरण बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। उदाहरण इसका बना लेंगे आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम एस्टर का देखें, एस्टर के साथ भी क्या है इसका लिख सकते हैं। एस्टर के साथ अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या प्राप्त होगा? एथिल अल्कोहल मिलेगा इसमें। एस्टर के साथ देखा जाए
तो क्या होता है RC≡O कितना हो जाएगा, R' हो जाएगा। अगर इसको देखें हम तो यहाँ इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अगर इसको जलीय अपघटन करा दे रहे हैं तो एस्टर के साथ कराएंगे। किसके साथ, एस्टर के साथ। एस्टर के साथ जल अपघटन कराने पर, किससे, जल अपघटन कराने पर, अपघटन कराने पर इसको करेंगे आप, एस्टर के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, वही चीज़ पे मिलेगा आपको। क्या मिलेगा आपका, एथिल कोहल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एथिल कोहल मिल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ROH मिलेगा और प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नहीं R'OH हो जाएगा, R'OH हो जाएगा और प्लस हो जाएगा RCOO हो जाएगा, Na हो जाएगा। ठीक है, RCOO Na हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एस्टर हो गया, क्या होगा, एस्टर हो जाएगा ये। और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एथिल, ये प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। मोनोहाइड्रिक क्या होगा, अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट के रूप में बनेगा या एसीटेट के रूप में बन जाएगा। जैसा अभी आप इसको यहाँ लेंगे उसी प्रकार से इसका उदाहरण आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे मैं देख सकता हूँ CH3 हो जाए, COO हो जाए और C2H5 हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे बताओ, इसे कहेंगे एथिल एसीटेट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, एथिल एसीटेट कहेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो फिर क्या प्राप्त होगा, C2H5 हो जाएगा, OH हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस हो जाएगा क्या, CH3 हो जाएगा, COO हो जाएगा, Na हो जाएगा। यानी सोडियम एसीटेट मिल जाएगा आपको, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये भी आप बना सकते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की दूसरी विधि हो जाएगी। तीसरी विधि की अगर बात करें तो एमीन के द्वारा भी इसको बना सकते हैं आप। एमीन के द्वारा मतलब ये होगा कि, और एल्किल के साथ है, एल्कीनों के साथ भी इसका समायोजन कर सकते हैं। एल्कीन का जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बना सकते हैं। तो इसमें दो सामान्य विधि का वर्णन करना, तो दो विधि हमने क्या क्या वर्णन कर दिया। दोनों विधि को आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल तो आप सामान्य हैं, इसको आप लिख सकते हैं, कोई समस्या आपके साथ नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के क्रम में देखा जाए तो इसी में एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एथिल अल्कोहल के शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न तापों पर अपक्रिया लिखिए। तो भिन्न तापों पर अपक्रिया लिखना है एथिल अल्कोहल का शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो इसमें कई अभिक्रियाएं हैं, हालांकि मैं ऑफलाइन इसको बताया हूं, तो आप इसको कॉपी, हालांकि जब ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। तो ये चीज़ें हो गई। और क्वेश्चन को ज़रा देखिए, क्वेश्चन जो हमारे हैं ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की संरचना के स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी आपके बुक में है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और मैं जब पढ़ाऊंगा इसको बताऊंगा तो बता दूंगा वहाँ पर प्रोटीन का वर्णन करना है। ठीक है, चलो आगे चलें हम लोग। और यहाँ थोड़ा हम बात कर लेते हैं छठवें की खाक को लेकर के। छठवें को खाक को लेकर के हम बात कर लेते हैं, जो कि क्या होता है जब बताया गया है। अच्छा, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज का संरचना तो आप बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका संरचना सूत्र बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। इसकी दो संरचनाएं होती है, अल्फा बीटा के रूप में होता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो सूत्र होता है CHO के साथ बनेगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन होता है, 6 ऑक्सीजन होता है। तो CH2 OH का क्या होगा, होल ट्वाइस हो जाएगा, होल ट्वाइस अपन हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, OH हो जाएगा, नहीं होल 4 होगा और OH हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इसका। देखो जो आपका ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड समूह का, उसका संरचना सूत्र लिखना है। ये संरचना सूत्र हो गया इसका। अगर देखा जाए तो इसमें दो संरचना सूत्र बनते हैं, इसको मैंने बनवाया है, इसको आप देख लीजिएगा। इसकी 3 रासायनिक अपक्रियाओं का वर्णन करना है, 3 रासायनिक अपक्रियाओं का वर्णन कर लेना है। तो जिसमें जिनसे इनकी पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड होना सिद्ध होता है, पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड होना सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए और ये सही है कि नहीं। यहाँ CHO हो गया, CH2OH, CHO हो जाता है, फिर होता है CH2OH हो जाएगा, 1 2 और 1 3, सही। फिर CH2OH हो जाएगा, फिर CH2 इस प्रकार 4 हो जाएगा। ये चीज़ें होंगी, इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। आगे चलें तो इनकी 3 रासायनिक अपक्रियाओं का वर्णन करना, जिससे सिद्ध होता है कि पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड होना सिद्ध होता है। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। ये आप इसके संरचना सूत्र को आप देख लेना है, उसके बाद में आगे देखें हम लोग। और इसके पॉलीहाइड्रोक्सी के रूप को मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये
पहला होगा, पहला आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति। ठीक है, ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति है, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति। ये तीनों जो होती हैं इसको पॉलीहाइड्रोक्सी होने का क्या है, एक जो है घोषित करती हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले देख लेते हैं ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति। तो ग्लूकोज को अगर हम देखा जाए तो एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएं तो ग्लूकोज कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो है बना लेता है। ठीक है, जिससे सिद्ध होता है ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला होता है हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होने के कारण जो है ये सिद्ध होता है कि ये पेंटा हाइड्रोक्सी है। तो पहले CHO हो जाएगा और CH2OH का क्या होगा, होल 4 हो जाएगा और फिर नीचे अपान हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और OH हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड की बात करें तो CH3 होता है, CO होता है, Cl होता है, गिव्स आउट। अगर देखें तो ये क्या होता है, इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति है। इसी कारण जो है ये इसका हो जाएगा CHO, यहाँ पर एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड के साथ कीटोन भी जाएगा। हाँ, CO हो जाएगा, CH का होल 4 होगा, नीचे हो जाएगा CH3 हो जाएगा, CH2 गलत हो रहा है क्या है, CH3OH हो जाएगा। ठीक है, यही बनना चाहिए इसका। नहीं, गलत हो रहा है। यहाँ करना ये है, यहाँ CH3 हो जाएगा का होल 4 होगा, प्लस हो जाएगा HCl हो जाएगा। ये 5 आपका जो होगा ये बनेगा यहाँ, और यहाँ 5 बढ़ा दीजिएगा। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज। ये क्या होगा, ग्लूकोज हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड हो गया, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। और इसे जो हम कहेंगे ग्लूकोज, क्या कहेंगे इसे, बोला हूँ मैं ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बोलेंगे, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट हो जाएगा इसका नाम, और आपका HCl जानते हैं आप। तो पहला जो आपका होता है कि जो है इसमें 5 जो है हाइड्रोक्सिल समूह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज जो है एक पेंटा मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरा होता है कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। कार्बोनिल समूह के साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड के अगर रिएक्शन कराया जाता है इसके साथ, तो ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो इसी में आप देख लीजिए, इसको आप नोट हो गया होगा, तो इसको नोट हो गया तो इसी में हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसमें इसी में ज्वाइंट कर देते हैं इसको थोड़ा सा। इसको आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन किया जाए यहाँ पर, किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा, दूसरा हाइड्रोजन HCl हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो हाइड्रोजन साइनाइड में अगर जाएंगे आप तो हो जाएगा HCl हो जाएगा, और रिएक्शन कराएंगे अगर तो C सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, Cn बनेगा यहाँ पर, और नीचे होगा CH2OH का होल थ्राइस डॉट CH3OH हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको आप नोट कर सकते हैं।
ये एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, यहाँ मैं गलत बार बार लिख रहा हूँ चीज़ें, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ 2 यहाँ हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। ये हमारा जो हाइड्रोजन की संख्या है ये केवल कितनी होगी, हाइड्रोजन की संख्या जो होगी ये 1 रहेगी। थोड़ा इसको आप सुधार कर लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पे 4 रहेगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट होता है, ऐसे कहेंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट बोलेंगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट इसे कहेंगे, ठीक है। तो ये आपसे सिद्ध होता है कि यहाँ पर भी जो है साइनोहाइड्रेट की उपस्थिति है, इसीलिए क्या है पॉलीसेकेराइड। यहाँ पर एल्डिहाइड भी समूह आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़े। आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो ये हटाते हैं इसको। चलिए देखिए, अब हमारा जो आता है ये आता है मेन रिएक्शन। एथिल कोहाल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण इसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, पहला एथिल कोहाल का ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर, वो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। तो इसको हम नीचे लिख देते हैं, एथिल कोहाल का ब्लीचिंग पाउडर के साथ। देखिए ज़रा ध्यान से, आइए देखिए, C2H5OH को क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बोलेंगे, CaOCl2 गर्म करेंगे इसके साथ। तो ये जब गर्म करेंगे तो इसी सबसे पहले जो बनाता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है एस्टल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, एस्टल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाएगा, एस्टल्डिहाइड, CH3 बन जाएगा और CHO बन जाएगा, ठीक है। पुनः इसको क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण होता है इसमें, तो एस्टल्डिहाइड बनेगा। फिर पुनः क्या करेंगे, इसका क्लोरीनीकरण करेंगे, ठीक है। पुनः इसको क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करके CaOCl2 क्लोरीनीकरण किया जाएगा। क्लोरीनीकरण करेंगे जब आप, तो फिर पुनः क्या होगा, CH3 CHO जो हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा कैल्शियम टेट्रा, क्या नाम है, ये हो जाएगा CCl3CHO हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, CCl3CHO हो जाएगा। और पुनः फिर क्या होगा, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। CCl3CHO को क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यानी बुझा चूना के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका CHCl3 बन जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा आपका, CHCl3 हो जाएगा। और यहाँ आपका हो जाएगा ये CHCl3 हो जाएगा। और इसे जो कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म कहेंगे। क्लोरोफॉर्म देख लीजिए क्या बनेगा आप लोगों का, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हुआ पहला पॉइंट, क्या होता है जब, हालांकि एग्जाम में आना नहीं चाहिए, कारण ये है कि आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो कटा हुआ है, और पी ब्लॉक एलिमेंट से ही आपका ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता था, तो वहाँ से ये चीज़ नहीं आ सकता। लेकिन फिलहाल देने के ऊपर है, कुछ भी दे सकता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको देख लीजिए क्या बनेगा इसमें, उसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलने क्रम में देखा जाए, कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया है आगे दिया है, फिनाल को ठंडे तथा तम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। फिनाल को अगर हम ठंडे तम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो फिनाल को बना लीजिए, क्या करना है, नाइट्रिक अम्ल आपका हो रहा है, तो नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है, देखो ध्यान से, फिनाल का नाइट्रिक अम्ल जब कराओगे तो मेटा और क्या नाम है, आर्थो और पैरा मिलता है इसमें। तो आर्थो पैरा में देखिए क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो गया फिनाल, और ये फिनाल से जो क्या करेंगे आप नाइट्रिक HNO3 से रिएक्शन कराएंगे और ये सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको बन जाएगा क्या, ये हो गया फिनाल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनाल हो जाएगा और प्लस लिख सकते हैं इस प्रकार से आप यहाँ पर फिनाल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका NO2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनाल लिखेंगे इसे और ये पैरा नाइट्रोफिनाल हो जाएगा, नाइट्रोफिनाल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपका था दूसरा समीकरण, फिनाल हो जाएगा और ये हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो जल्दी से इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। ये हमारा दूसरा समीकरण कंप्लीट हुआ। आगे चले, आगे देखा जाए। आगे चले कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाए तो क्या बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड आप जानते ही हैं, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है सांद्र कास्टिक सोडा हो या कास्टिक पोटास के साथ अगर गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला ही लिख दे रहे हैं, इसको यहीं लिख दे रहे हैं बीच में, देखिए HCHO हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड और प्लस हो जाएगा कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ अगर गर्म करते हैं तो ये बन जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, OH बन जाएगा और प्लस जो हो जाएगा क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा ना, CH3 CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और एक और बनेगा सोडियम फॉर्म्ड बन जाएगा। यहाँ पर सोडियम फॉर्म्ड बना सकते हैं, ये HCOO क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 बढ़ाना पड़ेगा आपको। कंप्लीट ये आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड का सांद्र कास्टिक सोडा के साथ क्या है गर्म करने पर। ठीक है, बेंजील्डिहाइड को सांद्र कास्टिक सोडा के साथ अगर अपकृत करने पर क्या पर्याप्त होगा। तो बेंजील्डिहाइड का फार्मूला आपको पता ही होगा, कास्टिक सोडा के साथ क्या कीजिए, इसको गर्म कर दीजिए। कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर देंगे तो आप आराम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। एक रिएक्शन आप लिख सकते हैं स्वयं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें और आगे चलने के क्रम में हम कुछ और आपको बताते हैं। ठीक है, एस्टल्डिहाइड का टाइलन अभिकर्मक करवा जाएगा। टाइलन अभिकर्मक लिख सकते हैं, टाइलन अभिकर्मक क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप स्वयं इसको लिख लीजिएगा और किताबों में हमने दे दिया है, इसको पढ़ा भी दिया है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए चलिए, तो देखो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब आगे चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। इसकी सांद्र सल्फ्यूरिक सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल तथा अमोनियम के साथ क्या होने वाली क्रियाओं का समीकरण लिख लीजिएगा अपना। और इसको मैंने बुटस फिटिंग ऑफ क्रिया, कैनेजारो क्रिया, सेंडमायर ऑफ क्रिया, रायमंड टीमन ऑफ क्रिया, एल्डोन संघनन ऑफ क्रिया, ये सब क्रियाएं जो है मैं लिखवाया भी हूँ। तो चूँकि ऑनलाइन नहीं पढ़ाया हूँ, ऑफलाइन इसको बता दिया हूँ, तो इसको आप इसको नोट कर सकते हैं। वो कापी किताब से इसको ढूंढ करके देखो कि यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं है कि आपको जो है किसी से विशेष चैप्टर से कह के गए, बस इसका नाम लिख देगा तो आपको जो भी आसान लगे। हालांकि अब कितना है ना जाने कितने कैटेगरियाँ हैं, तो जो भी आपको आसान लगे इन सबको ढूंढ करके आपको क्या करना, एक पॉइंट में लिखना। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिखा, 5 लिख दिया है, हमने 8 बताया है, 5 इसमें बता दिया, 3 और बता दूंगा। यही इसी से आपका सारा पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। अब एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके वर्गीकरण के लिए कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया। कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ क्या एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो हमको क्या है ऊर्जा प्रदान करता है। और भी इसमें देखा कार्बोहाइड्रेट जो है शर्करा का ही बना हुआ भाग है। ऐसे में करने से वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण में क्या है, इसमें आपका शर्करा होता है, शर्करा के साथ कर देंगे क्या नाम है, ओलिगोसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड हो जाएगा, फिर पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। तो सबके विषय में क्या वर्गीकरण करना है, उसके व्याख्या करना है, तो सबको आप लिख सकते हैं।
आते हैं आईपीसी नाम को लेकर के। आईपीसी नाम अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, सबका आईपीसी नाम आप 5 दिया गया है, पाँचों का आईपीसी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आईपीसी नाम अगर लिखना होगा तो पहले का क्या हो जाएगा, CS3 दिया, CS3 यहाँ पे CS3 क्या होगा, ये बनेगा शाखा लगेगा ये, और ये भी नीचे शाखा, ये भी शाखा नीचे हो जाएगा। तो आप इसको अगर सही रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सही रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, देखो CS3 हो जाएगा ये, फिर क्या होगा CS3 या CS होगा, यहाँ पे शाखा बन जाएगा, फिर CS हो जाएगा, OH हो जाएगा यहाँ पर, फिर CH हो जाएगा, फिर OH हो जाएगा यहाँ पर, और फिर CS3 हो जाएगा। यही तो दिया है। तो 1 2 3 4 5 दिया है, तो 1 2 3 4 4 मेथिल हो जाएगा, क्या होगा 4 मेथिल, और 1 2 3 4 5 दिया, 1 2 3 4 5 दिया, 5 से क्या 4 मेथिल पेंटेन, और यहाँ हो जाएगा 1 2 2 डाइऑल होगा, 2 डायोल हो जाएगा, डायोल भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर डायोल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेथिल पेंटेन 2 डायोल होगा, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए इसको भी आप लिख सकते हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, तो ये आप इसको नोट कीजिएगा। तो इसको अगर देखा तो क्या बनाएंगे, देखो CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, और CH3 का होल ट्वाइस दिया गया है, तो ये सिंगल बॉन्ड CH3 कर दीजिए, और यहाँ पर क्या CH3 लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मेथाक्सी प्रोपेन होगा, क्या होगा 2 मेथाक्सी प्रोपेन हो जाएगा, क्या होगा प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम जो होगा 2 मेथाक्सी क्या होगा प्रोपेन होगा इसका नाम, इसका सेकंड वाले का नाम। थर्ड वाला देख सकते हैं आप, थर्ड वाले में देख सकते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड समूह का दिया है, तो 1 2 3 4 दिया गया है, तो 1 2 3 4 दिया, तो क्या लिख सकते हैं ब्यूट, क्या लिख सकते हैं बताओ, ब्यूट लिख सकते हैं, ब्यूट लिख सकते हैं यहाँ पर, ब्यूट 2 in 1 R लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ब्यूट 2 in लिख सकते हैं, और 1 R लिख सकते हैं, क्या 1 अल लिख सकते हैं, 1 अल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। या यहाँ लिख सकते हैं 2 in ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं, 2 in ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं आप इसका नाम। यहाँ पर अगर देखें हम तो ये आप इसे नोट करते रहिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ देखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे 3 दिया गया, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड ऊपर देखिए शाखा बना हुआ CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक। और सिंगल बॉन्ड C ये हो गया, CH2 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखेंगे इसका नाम, तो 1 2 3 3 डाईमेथिल हो जाएगा, क्या होगा 3 डाईमेथिल 1 2 3 4 से ब्यूट होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्या होगा ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। देखो आईपीएससी में आपके पेपर में इस बार पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप जो है इसको याद रखिएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका इसका नाम हो गया। अगर इनमें देखा जाए तो ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या बनेगा CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। तो इसका भी आप नाम लिख सकते हैं, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ उसको, क्या लिखा जा सकता है इसका। तो ये आपका हुआ आज का पेपर सॉल्व, आज का जो है पेपर सॉल्व हमारा हो चुका है, आज का पेपर सॉल्व हो गया है। अब हम आगे बढ़ने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा ये पेपर आज का सॉल्व होगा। तो ये आपका हमारा पेपर था, तो ये जो पेपर था बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपके पेपर के लिए, जो आपके बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट था, हमने बताया, इसको सॉल्व कराया, और आप इसको क्या करें, जिससे जुड़ करके आप पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्या करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट लें, एक बार आप इनका लें, पहले आप ऑप्शन पे जाएं, पहले आप ऑप्शन पे चले जाएं, ऑप्शन जाएं तो ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं, सभी का स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। वीडियो को रोक करके या फिर इसको आप रोक लीजिएगा, रोक करके इसको नोट कर लें, क्वेश्चन को नोट कर लें, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए ये हो गया आपका, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। फिर हम आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल, और फिर यहाँ पर आप प्रश्न नंबर 4 को देख लें, फिर प्रश्न नंबर 5 यहाँ से, फिर प्रश्न नंबर 6 का हो गया। इसी प्रकार से आप जाएंगे, 6 का खा देख लीजिए यहाँ पर,
इस 7 का आप देख सकते हैं का नंबर, और फिर आप जो है 7 का खा नंबर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोनों, किसी पे आप जुड़ करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का टेस्ट सीरीज का महाकुंभ का सेकेंड केमिस्ट्री का जो है सेकेंड पार्ट का जो है टेस्ट कंप्लीट। तो आशा है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ में अगर आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।